आप सभी लोग भली भांति इस बात से परिचित हैं कि राजस्थान की राजनीति में जो कांग्रेस की सरकार थी 2020 में पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हो गए थे तथाकथित रूप से। अब सरकार भी बदल गई और 2026 चल रहा है। लगभग 6 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को रह रहकर मानेसर और सरकार गिराने की याद आ ही जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, उन्होंने प्रयास बहुत किया कि उन सारी बातों को जो वो शब्दों में कहते हैं, फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली बात, उसे उन्होंने स्वयं के ऊपर लागू कभी नहीं की। वो गाहे बगाए जब चाहे तब सिर्फ और सिर्फ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को निशाना बनाने के लिए बार बार मानेसर शब्द का जिक्र करते हैं। मैंने उनके परसों के स्टेटमेंट सुने थे, जब उन्होंने मीडिया को ये कहा, मुझे याद है, मेरे पास उनके स्टेटमेंट का ट्रांसक्रिप्शन भी है, कि मैंने 6 महीने पहले बीकानेर में ये कहा कि फॉरगेट एंड फॉरगिव के बाद मैंने कभी मानेसर का जिक्र नहीं किया। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने किस किस तरीके से कौन कौन सी डेट को ये जिक्र किया। सबसे पहले पिछले 6 महीनों का सिर्फ मैं आंकड़ा देना चाहता हूँ। सबसे पहले 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती वाले दिन नागौर में डीडवाना में उन्होंने इस मानेसर शब्द का जिक्र किया और ये कहा कि मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, सचिन पायलट जी का उस वक्त नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी के तमाम लोग मिलकर मेरी सरकार गिराना चाहते थे और मेरे पास इसके सबूत हैं। ये 14 अप्रैल की बात है जो मैं बता रहा हूँ। डीडवाना, नागौर के डीडवाना में उन्होंने उस मानेसर का जिक्र किया और सरकार गिराने वाली बात का जिक्र किया। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल 2026 की बात कर रहा हूँ। जबकि वो कहते हैं अपने स्टेटमेंट में कि मैंने पिछले 6 महीने में इस शब्द का जिक्र तक नहीं किया। ठीक है। और उसके बाद वो पहुँचते हैं 22 अप्रैल को दिल्ली में, जहाँ ओबीसी, जो कांग्रेस का एक डिपार्टमेंट है, ओबीसी काउंसिल की उस सलाहकार परिषद की एक बैठक होनी थी। उस बैठक के लिए पहुंचते हैं तो देखिए कितने अवसरवादी नेता हैं, या वो अवसर की तलाश में रहते हैं कि कब उनका मीडिया के समक्ष कोई बयान आ जाए या उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसके तहत वो जनता के सामने अपनी बात को इस तरीके से रख पाएँ कि देखिए हमारे अंदर तो कहीं किसी प्रकार का कोई बैर भाव है ही नहीं। याद होगा आपको वो मंजर, वो वीडियो रिकॉर्डिंग, वो क्लिपिंग्स जो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें सचिन पायलट जी कुछ समय पहले उस परिषद में बैठक लेने के लिए उपस्थित हो गए थे। जब उन्हें पता लगा कि अशोक गहलोत जी आ रहे हैं तो उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए अशोक गहलोत जी को वहाँ रिसीव किया, और जैसे ही रिसीव किया, अशोक गहलोत जी ने देखा सामने मीडिया खड़ा हुआ है। तुरंत उस अवसर को लपकते हुए उन्होंने कहा, देखिए साथियों, फ़ोटो ले लीजिए हमारी, फिर मत कहना कि हमारे अंदर बनती नहीं है। वो 22 अप्रैल का दिन था। ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ 26 को भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल जी ने जो भी बयान दिया होगा टोंक में सचिन पायलट जी को लेके, उसके संदर्भ में मीडिया के साथियों ने अशोक जी से सवाल किया। उस सवाल का जवाब देते हुए फिर उन्होंने मानेसर प्रकरण का हवाला दिया। फिर से उन्होंने मानेसर को याद किया और ये कहा कि मानेसर जो प्रकरण था, ये मानेसर में जो गलती हुई थी, मुझे लगता है वो गलती को बहुत अच्छे तरीके से उन्हें समझ जाना चाहिए सचिन पायलट को। फिर उन्होंने मानेसर का जिक्र किया और लेटेस्ट 7 जून को, परसों, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरी की पूरी कहानी इस तरीके से बतानी चाहिए कि जैसे वो तो दूध के धुले हुए हैं। आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब आप जो बात सुनेंगे कृपया उसे बहुत गंभीरता से सुनिएगा, बिना बायस्ड हुए,
कोई सचिन पायलट जी की तरफ किसी का सॉफ्ट कॉर्नर है वो अपना रख सके, जिसका अशोक जी की तरफ है वो रखे, लेकिन आज यहाँ पर बिना बायस्ड हुए उन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि 2020 से लेकर अभी तक इस प्रदेश में हो क्या रहा है। तथाकथित रूप से 2020 में सरकार गिराने की साजिश रची गई, जिसको कि अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैंने सरकार को बचा लिया। इस सबको पता है कि उन्होंने उसको किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर सबके समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, एक बार के लिए पूरी की पूरी कहानी मेरे अनुसार जो मैंने सबको बताई है कि वो प्रायोजित थी, झूठी थी, फिर भी एक बार के लिए अगर ये सब मान लें कि वो घटना उस रूप में जैसा वो बता रहे हैं, जो उन्होंने इस प्रदेश की जनता और देश के समक्ष रखा है, कि हम उसको एक बार के लिए सच मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि 2020 में आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, पूरी पुलिस, पूरा सिस्टम आपके हाथ में था। जब आपको ये पता था कि ये तमाम लोग मेरी सरकार को गिराने के पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसमें जो आप नाम लेते हैं बार बार, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, और तब तो आपने बिल्कुल खुले रूपों में कहा था कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर मेरी सरकार गिरा रहे हैं। तो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि जब आपके पास सबूत थे और आपको ये पता था, तो आपने इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई कि ये मेरी सरकार गिरा रहे हैं? दूसरा, जिन जिन लोगों के खिलाफ आपने मुकदमे दायर किए, पहले राजद्रोह के और उसके बाद आपने एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकदमे दर्ज करवाए, वो सारे के सारे मुकदमे आपने वापस क्यों लिए? जब आपको ये पता लग गया था कि ये तमाम लोग इस षड्यंत्र के पीछे शामिल हैं, तो आपने वो मुकदमे वापस क्यों लिए? तीसरी बात, जब जैसलमेर में हम सब लोग उस होटल नुमा किले में बंद थे और वहाँ ये सूचना मिल गई थी कि इन सबको वापस शामिल किया जा रहा है, 10 अगस्त की बात है, ये संदेश आया था कि अहमद पटेल जी के यहाँ सुलह हो गई है और ये सभी लोग वापस शामिल हो जाएंगे। आप ये दावा करते हैं कि आपके साथ 100 एमएलए खड़े थे, तो सभी लोगों ने उस वक्त इस बात को मुद्दा क्यों नहीं बनाया कि ये लोग सरकार गिराने में शामिल थे, हम इन्हें वापस शामिल नहीं होने देंगे? आप उस वक्त क्यों नहीं अड़े? आपने आला कमान को ये क्यों नहीं कहा कि ये सारे चुने हुए विधायक ये कहते हैं कि हम इन्हें वापस शामिल नहीं होने देंगे? बार बार आप ये मुद्दा उठाते हैं कि मेरे साथ इतने विधायक थे, हम सब लोगों ने मिलकर सरकार बचाई। तो उस वक्त आपने जिन लोगों को आपने दोषी समझा, जिनको आपने षड्यंत्र में शामिल समझा, उन्हें वापस क्यों शामिल होने दिया? इसका आपको जवाब देना चाहिए देश और प्रदेश की जनता के समक्ष। ठीक है, 14 अगस्त को आपका फ्लोर टेस्ट हो गया, आपने ये पूरे देश और प्रदेश को संदेश दे दिया कि मैंने सरकार बचा ली, सब कुछ सेटल्ड हो गया। उसके बाद वो 2020 की घटना थी, लगभग 2 वर्ष तक आप सत्ता पर उस कुर्सी का आनंद लेते रहे, आपको तब कोई परेशानी नहीं हुई। उन 2 वर्षों में आपने किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहा। क्यों भाई? अगर आपको इतनी परेशानी थी सचिन पायलट के नाम से, या जो घटना घटित हुई जिसका जिक्र आप रोजाना आए दिन करते रहते हैं, तो आपने उन 2 वर्षों में भी बार बार उस मुद्दे का जिक्र क्यों नहीं किया? मेरे सीधे से सवाल हैं, एक आम नागरिक के रूप में मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता ये समझना चाहती है कि वो पूरा घटनाक्रम था क्या, आपकी उसमें भूमिका क्या थी? आप कहते हैं मेरी सरकार गिरा रहे थे, तो आपने उनको वापस सहर्ष क्यों स्वीकार कर लिया? उसके बाद 2 साल आपने पूरा एंजॉय किया, 2 साल तक आपने मुख्यमंत्री पद को एंजॉय किया। फिर अचानक से 2022 आता है, सितंबर 25 का दिन 2022, और उस वक्त आप एक षड्यंत्र रचते हैं कि आप इस प्रदेश में जयपुर राजधानी को छोड़कर सीधे जैसलमेर चले जाते हैं। मैं आऊँगा उस बात पर, लेकिन इससे पहले मेरा फिर सवाल है कि 2022 में 25 सितंबर को, उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको आला कमान की तरफ से ये संदेश आ गया था, ये मैसेज आ गया था आपको कि भाई पर्यवेक्षक आपके यहाँ आ रहे हैं और वो विधायकों से बातचीत करेंगे।
तो आपने आलाकमान का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया? आपने ये इंतज़ार क्यों किया कि पर्यवेक्षक यहाँ राजधानी में आए, आप उनकी बेइज्जती करें और उसके बाद आप षड्यंत्र रचें? ये इंतज़ार क्यों किया? आप तो बड़े भले बनते हैं ना, आप तो अनुशासित सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के। जब आपको ये पता लग गया था तो आप जाते और आप ये कहते कि नहीं, अध्यक्षा जी कांग्रेस लीडरशिप को कहते कि मेरे यहाँ अभी स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं, पहले आप मुझसे बात करिए कि ये पर्यवेक्षक आ क्यों रहे हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि उन्हें आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। लेकिन आपने जानबूझकर उस समय को व्यतीत करना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि आपको पता था आला कमान ने कोई ऐसा फैसला कर लिया है जो आपके अनुरूप नहीं है। आप तो सीधा चैलेंज करना चाहते थे, आपने वही किया। आपने आला कमान को चैलेंज किया कि भेजिए, देखता हूँ मैं क्या करेंगे यहाँ आकर। जिस तरीके से आपने अपने लोगों से ये शब्द बुलवाए कि राजस्थान में तो अशोक गहलोत ही आला कमान है, बाकी यहाँ कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, तो आपने सीधे तौर पर आला कमान को चुनौती दी। और जब आला कमान के दूत के रूप में यहाँ खड़गे जी, जो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो और अजय माकन जी दोनों पधारे, तो जिस तरीके से आपने पूरा षड्यंत्र रचा, आप जयपुर से बाहर चले गए, जैसलमेर तन्नोट माता का दर्शन करके आप मुझे फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि मीडिया में खबर चलाइए, ये चलवाइए कि ये तमाम विधायक ये चाहते हैं कि हम में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, सचिन पायलट नहीं चलेगा। जो बात मैं लगातार बार बार कहता आ रहा था, उन्होंने परसों खुद ने इस बात को स्वीकार किया कि हम में से हर व्यक्ति ये चाहता था कि किसी को भी बना दें, सचिन पायलट नहीं चलेगा। तो जब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने जाकर आला कमान को क्यों नहीं रिक्वेस्ट की कि इन्हें मत भेजिए, पहले हमसे बात कीजिए। चलिए ठीक है, आ भी गए, पर्यवेक्षक आ भी गए। आप तो ये कहते हैं कि आपने बड़ा अनुशासन रखा और हाईएस्ट रिगार्ड आप करते हैं सोनिया गांधी जी का, ये शब्द होते हैं आपके। आप हमसे बातचीत के दौरान भी यही कहा करते थे कि मैं हाईएस्ट रिगार्ड करता हूँ सोनिया गांधी जी का। तो उस रिगार्ड का आपने उस दिन सत्यानाश क्यों किया? उस दिन कोई शपथ ग्रहण समारोह राजस्थान में नहीं हो रहा था कि पर्यवेक्षकों ने आकर यहाँ कोई सीधे तौर पर किसी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और वहाँ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियाँ चल रही हों। आपने ये कहा कि माहौल ऐसा बना दिया गया, इन्होंने अपने लोगों से चलवाया या चर्चाएं ऐसी चली कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ वो चर्चाएं किन लोगों ने चलाई? और आप तो चर्चाओं पे विश्वास करते ही नहीं है ना। क्या आपको सोनिया गांधी जी ने फ़ोन करके ये कहा था कि इनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? क्या आपको कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने ये कहा था कि इनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप अगर चाहती तो सीधे मुख्यमंत्री की घोषणा करती, वो उस प्रोसेस का पालन नहीं करती कि पर्यवेक्षकों को यहाँ भेजा जाए। उन्होंने उसी परिपाटी का पालन किया कि राजस्थान पहुंचकर विधायक दल की मीटिंग की जाए। मीटिंग में हर विधायक से उनकी राय जानी चाहिए कि उनकी राय शुमारी के बाद निर्णय लिया जाएगा कि किसको क्या दिया जाए। तो आला कमान की मंशा थी कि विधायक दल की बैठक हो, विधायकों से राय शुमारी की जाए और उनसे चर्चा करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो निर्णय आला कमान पर छोड़ दिया जाए। तो सिर्फ बैठक ही तो होनी थी उस दिन। उस दिन आपने इतना बड़ा कुचक्र रचा और उसके बाद आप ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई, मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। मुझे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनाया जाता तो मैं मना करता क्या? एक 3 बार का मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हर सिस्टम को समझता है, उसने किस तरीके से परसों अपने बयान देकर ये समझा कि राजस्थान का मीडिया और राजस्थान का आमजन कितना बेवकूफ़ है। जो मैं बोलूँगा वही सच समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई, किसी ने उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की। मैं गवाह हूँ, मैं साक्षी हूँ। मुझे उन्होंने कहा, क्योंकि हमें तो चिंता हो गई थी कि अगर आप राजस्थान से चले जाएंगे, 2 दिन बाद उनको पर्चा भरना था, 2 दिन बाद उनको नॉमिनेशन भरना था राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए।
तो जब हम उनसे बात कर रहे थे कि साहब आप अगर यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा भाई, हम तो अपने स्वार्थ की वजह से हमने पूछा, तब उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनिए कि मैं नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं जाना दिल्ली, मुझे नहीं बनना राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे वहाँ का कोई सिस्टम समझ में नहीं आता, मैं यहीं रहूँगा और मैं मुख्यमंत्री ही बना रहूँगा। तो जब आप खुद नहीं बनना चाहते थे तो आप कांग्रेस के आला कमान को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? आप उन्हें षड्यंत्रकारी बता रहे हैं। इस देश का कांग्रेसी आहत है। आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि कांग्रेस अध्यक्षा और कांग्रेस लीडरशिप ने मेरे साथ षड्यंत्र किया, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई ये बोलते हुए, और आज आप सफाई दे रहे हैं अपने आसपास जो संगू मंगू आपने साथ रखे हुए हैं उनसे आप ये सफाई दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा विद्रोह आला कमान के प्रति नहीं था, मेरा विद्रोह सचिन पायलट के लिए था। अरे सचिन पायलट के लिए विद्रोह था तो आप लोग जाते ना आला कमान के पास। जिस तरह से बसों में भरकर आपने विधायकों को पहले शांति धारीवाल जी के यहाँ और उसके बाद सीपी जोशी जी के यहाँ ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा देने के लिए भेजा, आप वैसे विधायकों को लेते जैसे आपने बाड़ाबंदी के लिए चार्टर प्लेन किए थे, आपने हवाई जहाज बुक किए थे और उन्हें ले जाकर जैसलमेर की होटलों में बंद किया था। आप सबको बिठाते कि ये सारे विधायक मेरे साथ हैं, आप उन्हें लेकर आला कमान तक पहुंचते, आप सोनिया गांधी जी के पास पहुंचते कि देखिए मैडम, राजस्थान की स्थिति ये है, हर विधायक ये चाहता है कि हम में से किसी को बना दें। क्यों नहीं आपने वो रास्ता अपनाया? आप तो बड़े क्लोज समझे जाते हैं ना। आप ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी के पास मेरा इस्तीफ़ा रखा हुआ है, वो जब चाहें तब उसे स्वीकार कर सकती हैं। तो उस दिन आपने इतना बड़ा कुचक्र क्यों रचा? मैं फिर पूछना चाहता हूं कि आप तमाम विधायकों को साथ लेकर दिल्ली क्यों नहीं गए? क्यों आपने सोनिया गांधी जी से समय नहीं लिया और बात नहीं की? लेकिन क्योंकि आपको करना नहीं था, आपको चैलेंज करना था, आपको दबाव की राजनीति करनी थी, इसलिए आपने तमाम विधायकों को ज़बरदस्ती बसों में बिठाकर सीपी जोशी जी के यहाँ भेजा और उनसे इस्तीफे दिलवा दिए। ये आपकी दबाव की राजनीति थी। और आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्षा पर, कांग्रेस पार्टी पर कि इन्होंने मेरे साथ षड्यंत्र किया। सबसे बड़े षड्यंत्रकारी अगर कोई हैं तो अशोक गहलोत जी आप स्वयं हैं। आपने कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का नुकसान किया और आला कमान के आदेश और मंशा की अवमानना की। तो सीधे तौर पर आपका विद्रोह आला कमान के प्रति था। आप कितनी भी सफाई दे लें या दिलवा लें कि मैंने तो आला कमान के प्रति नहीं, सचिन पायलट के प्रति विद्रोह किया था। क्या थे सचिन पायलट जी उस वक्त? उस वक्त एक एमएलए थे, विधायक थे। तो जब एक विधायक के लिए आप ये कह रहे हैं कि मेरा विद्रोह विधायक के प्रति था, तो ये कैसे कोई मानेगा? क्योंकि विधायक ने या सचिन पायलट जी ने पर्यवेक्षकों को राजस्थान नहीं भेजा था। पर्यवेक्षक आए थे तो आला कमान की मंशा लेकर आए थे, उनका फरमान लेकर आए थे, उनकी इच्छा लेकर आए थे जो कांग्रेस लीडरशिप चाहती थी। लेकिन आपने उन सब चीज़ों को धूल में मिला दिया, अवमानना की आपने कांग्रेस पार्टी के आला कमान की जो जिस मंशा से जिन्होंने अपने दूतों को यहाँ भेजा था। और उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने माफ़ी मांग ली थी सोनिया गांधी जी से जाकर, और बड़े चौड़े होकर आप परसों कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सबने मुझे 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 21 सीटें आने के बाद भी आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी क्या? तब आपने ये क्यों नहीं समझा कि जो आला कमान आपके ऊपर इतना भरोसा रख रहा है, आज आप उस भरोसे को तोड़ रहे हैं, चकनाचूर कर रहे हैं, और उसके बाद आप उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपने तमाशा खुद ने किया, 2020 में तमाशा आपने किया, और बाद में आपने ये आरोप लगाया कि 2022 में 25 सितंबर को पर्यवेक्षकों ने आके तमाशा किया। अशोक गहलोत जी, तमाशा कांग्रेस पार्टी के आला कमान या पर्यवेक्षकों ने नहीं किया, शुरू आपने किया 2020 से। 2 साल आप शांत रहे
क्योंकि आपकी कुर्सी सलामत थी, आपको उस कुर्सी से कोई हिला नहीं रहा था। 2022 में आप फिर परेशान हुए जब आपको ये संदेश आया कि एक बैठक होनी है। फिर आपने कुचक्र रचा, षड्यंत्र रचा और तमाशा किया। उसके बाद देखिए 20 में जब सब शामिल हो रहे थे तो आपने उस शब्द को जिसका आपने जिक्र किया, फॉरगेट एंड फॉरगिव, तब तो आपने उसको मान लिया, तब तो आपने उसको अपना लिया, क्योंकि 2 साल आपको मुख्यमंत्री बने रहना था ना। लेकिन 2022 के बाद आपने उस फॉरगेट एंड फॉरगिव को हमेशा के लिए दफना दिया। फिर आपने शुरू कर दिया, अगर आप भूल ही चुके थे और आगे बढ़ चुके थे तो ये बार बार जिसका आप जिक्र करते हैं मानेसर, उसकी आवश्यकता क्या पड़ती है? क्यों ज़रूरत पड़ती है कि आप वो बार बार याद दिलाएं? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही इन्हें ये पता लगता है कि एक नौजवान को कांग्रेस में राजस्थान में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए भेजा जा सकता है, ये बड़े विचलित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। सीधे तौर पर इन्हें ये लगता है कि जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको सभी को याद होगा, मैंने परसों भी ये लिखा था कि इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके शब्दों की टोन, उसकी भाषा और उस पे लगाए जाने वाला जोर, चेहरे पे लकीरें, माथे पे शिकन, उस हर एक एंगल को मुझसे बेहतर तरीके से कोई नहीं पहचानता। ये सब तब आती हैं जब इनकी मंशा के विपरीत कोई ऐसा काम होने वाला हो जो इन्हें बर्दाश्त ना होता हो। तो इन्हें ये सूचना मिल गई होगी, इन्हें शायद ये जानकारी लग गई होगी कि आने वाले समय में आला कमान सचिन पायलट जी को राजस्थान के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। अब ये तो आला कमान को पता कि किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन ये इतने बौखला गए, इन्होंने नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया। सचिन पायलट से नफरत करते करते इन्होंने, जिसके प्रति ये हाईएस्ट रिगार्ड कहते थे, रिगार्ड समझते थे या बोलते थे, उनके ऊपर सीधा निशाना साध दिया और उन्हें षड्यंत्रकारी बता दिया। तो मेरे सवाल आपने सुने सारे के सारे कि आपने क्यों नहीं किया उस समय में, क्यों आलाकमान से बात नहीं की। दूसरा, आप बार बार ये कहते हैं कि मेरे पास में सबूत हैं, मेरी सरकार को गिराने की साजिश रचने वाले लोगों के नाम बोलते हुए आप कहते हैं सबूत हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उन सबूतों की मम्मी बनवाकर, जैसे मिस्र के पिरामिडों में मम्मी हैं, वैसे राजस्थान में कोई नए पिरामिडों का निर्माण करके उन सबूतों को वहाँ दफनाएंगे क्या? अगर आपके पास सबूत हैं तो सार्वजनिक कीजिए उन सभी सबूतों को। सबूत होते तो आपकी पुलिस, आपकी एसओजी और आपकी एसीबी, जिन लोगों के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज करवाए, एसीबी कोर्ट में जाकर ये नहीं कहती। मैं ताज़ा उदाहरण देता हूँ 15 सितंबर 2025 का, जब अशोक सिंह और भरत मालानी को कोर्ट ने क्लीन चिट दी, और वो भी एसीबी के बयानों के आधार पर। एसीबी ने कहा कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हो या सरकार को गिराने का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अरे भाई, न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी, न्यायालय ने कह दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बावजूद उसके आप लगातार मानेसर 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 का नाम लेते हैं, क्योंकि आपके लिए वो संजीवनी का काम करती है। आपको उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं मिलता। आप अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, मीडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए बार बार मानेसर का जिक्र करते हैं। मैंने अभी आप सबके समक्ष ये सवाल पूछा कि अगर सबूत होते तो आपके उस एसीबी ने क्यों नहीं दिए कोर्ट को? न्यायालय करती फैसला। आपने क्यों नहीं उन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जो लोग उस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे? पूरी बातों से कुछ नहीं होता। आप पिछले 6 साल से लगातार सिर्फ बातें किए जा रहे हैं। जहां मर्जी खड़े होकर भाषण देने लग जाते हैं, जहां मर्जी खड़े होकर कहते हैं कि मेरी सरकार गिरा रहे थे, मेरे पास सबूत हैं। तो उन सबूतों को सार्वजनिक कीजिए। 6 साल हो गए आपने एक ही रट लगा रखी है, मानेसर मानेसर मेरी सरकार गिरा रहे थे।
आला कमान ने जब इन सभी लोगों को वापस शामिल कर लिया और आप आज आला कमान को सीधे तौर पर षड्यंत्रकारी बोल रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आपने अपने इस स्टेटमेंट में कहा, आप सुनिएगा, स्टेटमेंट में कहा कि जब विधायकों को ये पता लग जाता है कि फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है तो सारे उसकी तरफ चले जाते हैं। कहा था ऐसा, सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। यही बड़प्पन था आला कमान का कि उन्होंने घोषणा नहीं की, ना ही किसी का नाम डिक्लेयर किया। अगर नाम डिक्लेयर कर दिया होता तो सारे के सारे विधायक सचिन पायलट जी के यहाँ पहुँच जाते, आपके पास एक आदमी खड़ा हुआ नहीं होता। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये कह के कि विधायक मेरे साथ थे और इन्हें पता लग गया था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अगर ये डिक्लेयर हो जाता या क्लियर हो जाता तो कोई भी विधायक की क्या ये हिम्मत हो सकती थी कि आला कमान के फरमान की अवमानना कर दे? लेकिन नहीं, आला कमान ने तो अपना जो दायित्व था उसका निर्वहन किया, पूरे सिस्टम की पालना की, उसके तहत वो आगे बढ़ना चाहते थे। आप बेवकूफ़ समझते हैं पूरे प्रदेश के लोगों को, कांग्रेस पार्टी को, और ये कहते हैं अपने बचाव के लिए कि विधायक सारे मेरे साथ थे। आपके साथ नहीं थे। आपने उन्हें बरगला करके तरह तरह के प्रलोभन देकर और डरा धमका कर अपने साथ रखा हुआ था कि अगर ये बन गया तो किसी की नहीं चलने देगा और मेरे साथ रहोगे तो जैसा तुम चाहोगे वही होगा। पूरे के पूरे उस बाकी के समय में आपने सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना दिया। आपने खुली लूट की छूट दे दी कि आप चाहे जो करना, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा, बस मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए। तो आप देखिए, अपना स्तर देखिए आप कि किसे बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस का अनुशासित सिपाही हूँ और मैं सबसे ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ, साथ ही आप उसी लाइन में ये कहते हैं कि तो हमारे घर का मामला है, हम आपस में बैठ के निपट लेंगे। चाहे वो सचिन पायलट हैं, डोटासरा जी हैं, तमाम आपने नाम गिनाए थे उस दिन कि हम सभी नेता, ये हमारी घर की बात है, आपस में कर लेंगे। तो उस बात को उसी दिन उसी समय चंद लम्हों के बाद आप सार्वजनिक करते हुए मीडिया के समक्ष ये कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने क्या किया, हम ये चाहते थे कि हम में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दें। तो ये जो आपका बर्ताव है, आपका जो व्यवहार है, ये प्रदेश की जनता समझ चुकी है और हर आदमी इस बात को जान चुका है कि आखिरकार माजरा क्या है। माजरा सीधा सीधा ये है कि वो ये चाहते हैं कि मैं नहीं तो कोई नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की वो हालत कर देना चाहते हैं कि मेरे बाद कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं। इस देश में राहुल गांधी जी बहुत बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, उन कदमों से उन्हें परेशानी हो रही है। उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत तब हुई जब कर्नाटक में बहुत स्मूथली सारा का सारा चेंज हो गया। सिद्धारमैया जी ने आला कमान की बात को मानते हुए, सहर्ष स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और जिसे आला कमान मुख्यमंत्री बनाना चाहता था वो बन गया। तो इस बात से बड़ी परेशानी हुई कि अब देश भर में तुलना होगी कि एक तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के सिद्धारमैया जी, दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने आला कमान के दूतों को बैरंग लौटा दिया, उनकी इंसल्ट करके, उनकी बेइज्जती करके। तो वो उस तुलना से डरने लगे क्योंकि उन्होंने तो पिछले 40 साल में राजस्थान में जो गांधीवादी छवि बनाई है, अब वो सबको टूटती हुई नजर आने लगी ना कि ये वो व्यक्ति है जो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इससे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस संगठन और कांग्रेस आला कमान से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्वयं बने रहना चाहता है। तो जब ये दिक्कतें उन्हें शुरू हुई कि अब तुलना होगी, मैं अपनी सफाई कैसे दूं, मैं जनता के समक्ष जो मैंने एक अपनी इमेज क्रिएट कर रखी है उसको वापस कैसे बनाऊं, उन सभी के प्रति उत्तर में, बौखलाहट में और गुस्से में इन्होंने जिस तरह से अपने बयान दिए हैं वो बेहद निंदनीय बयान है। इस देश का हर कांग्रेस कार्यकर्ता उन बयानों से आहत है
उनके दिल को ठेस पहुंची है कि कांग्रेस आला कमान को षड्यंत्रकारी बता दिया उस मुख्यमंत्री ने, उस पूर्व मुख्यमंत्री ने, जिसके ऊपर आला कमान ने भरोसा किया और 3 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन्हें लेकर वो प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं।